स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ है, व्यस्त है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 8th का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का देखेंगे, जो कि हमारा पार्ट है एसएसटी का, सोशल स्टडीज का। तो इसका आज हम चैप्टर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान देखेंगे। तो देखने से पहले बच्चों, हमें पता होना चाहिए ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ये किस खेत की मूली का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जानेंगे पहले, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में देखेंगे हम। चलो देखो, फुटबॉल तो सबने खेला होगा, नहीं खेला तो देख खेले हो, एक टीवी पे तो देखा होगा, स्टेडियम में देखा होगा जाके फुटबॉल गेम। तो फुटबॉल में क्या गेम, नाम से ही पता चलता है कि ये प्लेयर्स के फीट से खेला जाता है, मतलब पैरों से खेला जाता है। तो तो रूल्स होते हैं फुटबॉल में कि अगर हम बॉल को हाथ से टच करेंगे तो फाउल हो जाएगा। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड, तो वो फुटबॉल नहीं रहेगा एनी मोर। फिर हम उस गेम को फुटबॉल नहीं बोलेंगे, फिर वो रब भी हो जाएगा। जब तक हम उस बॉल से पैर से खेल रहे तब तक तो फुटबॉल है, क्योंकि नियम अनुसार जो पैर से खेला जाए उसी को हम फुटबॉल बोलते हैं, सिर्फ गोलकीपर हाथ से लगा सकता है। और रग्बी होता है जिसको हम हाथों में कैच कैच करके खेलते हैं। तो अलग अलग गेम है ना। तो सिमिलरली और दूसरे गेम जैसे हॉकी हो गया, हॉकी को हम स्टिक से खेलते हैं, क्रिकेट को हम बैट बॉल से खेलते हैं। तो इनमें कुछ रूल्स है ना, जब ये खेले जाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करा जाता है। और यही सारे रूल्स हमें मदद करते हैं कि यार ये गेम फुटबॉल है और ये गेम क्रिकेट है और ये गेम हॉकी है। क्या कौन बता रहा है, हमें नियम ही तो बता रहे हैं। एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश, एक गेम से दूसरे गेम में अलग पहचान करने में हमारी मदद करते हैं नियम। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, ये फंडामेंटल है गेम के। वी कैन ऑल्सो कॉल देम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम, माने ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है। कौन से? जो फंडामेंटल है उस गेम के, उसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ऑफ द गेम बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे गेम है सोसाइटी के भी, जो हमारा समाज है उसके भी कोई कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होंगे, that makes it what it is and different it from other kind of society। जो समाज है उसके कोई कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होंगे जो बताता है कि कैसा वो समाज है, क्या है वो समाज, और कैसे वो दूसरे समाजों से अलग है, दूसरी सोसाइटी से अलग है। इन लार्ज सोसाइटी, बड़ी सोसाइटीज होती है, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं एक साथ, है ना। दिस रूल्स फॉर्मुलेटेड थ्रू, तो मतलब ऐसी जब इतनी बड़ी सोसाइटी है और इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इतने सब अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रहते हैं, तो यार वहाँ पे इन नियमों का कैसे पालन होता होगा। तो वहाँ पे जो रूल्स बनते हैं वो बनते हैं कॉन्सेंसस के थ्रू। कंसेंसस माने सबकी सहमति के थ्रू, सबकी वोट होती है और सबकी सहमति होती है, उसके थ्रू, कंसेंसस के थ्रू वहाँ पे ये रूल बने जाते हैं। और जो मॉडर्न कंट्रीज है, दिस कंसेशन इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। जो मॉडर्न कंट्रीज है, जो आजकल की नई नई कंट्रीज है, इनमें ये जो रूल्स होते हैं, ये जो कंसेंसस होते हैं, ये लिखे हुए फॉर्मेट में होते हैं, और इसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा संविधान समझ आया। संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या, कैसे बना वो रिटन डॉक्यूमेंट? वो कंसेंसस से बना है। वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दर्शाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या है? फंडामेंटल है सोसाइटी के। तो देख रहे हो कैसे चीजें जुड़ी हुई है। वी हैव लुक्ड एट दिस, एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 और 7th में भी हमने अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक में देखा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा, कभी आपने ऐसा वंडर करा है कि यार हमें संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? और या फिर कभी क्यूरियस हुए है कि यार ये संविधान गॉट रिटन, ये जो संविधान कैसे लिखा गया है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव गॉट रिटन, और ये लिखा किसने है, कौन था वो लिखने वाले?
तो इस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करेंगे और की फीचर्स देखेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के भी। ईच ऑफ दिस चैप्टर इज क्रूशियल टू वर्किंग। जितने भी ये फीचर्स है ना, ये क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? लोकतंत्र को चाल्यमान वर्किंग करने के लिए भारत में इन फीचर्स का सहारा लिया जाता है। इन्हीं के बुनियाद पे ये जो हमारा डेमोक्रेसी चलता है, इसी के बुनियाद पे। तो इसमें और आने वाले चैप्टर में हम इसको देखेंगे कैसे। तो बेटा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फर्स्ट का, कि यार कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है? व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? पहले तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। यहाँ पे हमारे जवाहरलाल नेहरू पीएम उस टाइम के खड़े हुए हैं, और ये कुछ दस्तावेज के थ्रू पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके जो मेंबर्स है उनको कुछ एड्रेस कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिक्चर समझ आई? अब देखते हैं कि यहाँ तक ये जो अभी जहाँ पे खड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये सब कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था? तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी कि यार हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फिर जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये जो असर्टेशन थी, जो आवाज उठी थी, तो बोला कि एक हमें इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, कि एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें सिर्फ इंडियंस होंगे। अब ये कब दिया गया? ये दिसंबर 1946 को ये चीज दी गई। ये जो दिखा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। दिसंबर 1946 से 49 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करी गई, तो इन्होंने ड्राफ्ट करा संविधान स्वतंत्र भारत के लिए, फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट। हम अपनी डेस्टिनी, हम अपनी जर्नी हम खुद लिख सकते थे 150 साल के ब्रिटिश शासन के बाद। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद ग्रेट आइडियलिज्म। इन्होंने बड़ी एक उच्च स्तर के विचारों को रखा, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान निकल के आई थी। इन सबको दिक्कतें हुई होगी, उन दिक्कतों का समाधान और जो आने वाली दिक्कतें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ग्रेट आइडियलिज्म रखा, एक ग्रेट उद्देश्य रखा है कि यार इस हिसाब से एक आइडियलिज्म होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जवाहरलाल नेहरू और एड्रेस कर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कर रही है। तो अभी देखते ही टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकतर कंट्रीज के पास संविधान है अपना। व्हाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितना भी स्वतंत्र लोकतंत्र कंट्रीज है, उनके पास अपना एक संविधान है, क्योंकि संविधान के तहत ही वो लोकतांत्रिक फीचर्स उनके अंदर आते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज के पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि हम देख सकते हैं, अभी हम आगे नेपाल का उदाहरण देखेंगे, जो राजा है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तो ये देखो, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके पास आपको संविधान मिलेगा ही मिलेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान है वो लोकतंत्र देश है। इतना समझ आया? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये बना रहे, इसका मकसद क्या है? ये बहुत सारे इसके उद्देश्य है। तो पहला क्या है? इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स that form the basic of the kind of the country that the citizens aspire to live in। माने, ये पहला है, क्या बता रहा है कि एक सर्टेन आइडियल्स रखता है, एक उद्देश्य रखता है कि बेसिक काइंड ऑफ कंट्रीज, कि हम जब सिटीजन जो हम एक साथ जी रहे हैं, जो हम सब एक साथ देख पा रहे हैं, एस्पायर कर पा रहे हैं कि यार हमें किस प्रकार के वातावरण में और कैसी जगहों पे हमें रहना चाहिए, उसके लिए एक आइडल फॉर्म कर रहे हैं। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। संविधान हमें बता रहे हैं कि यार हमारा जो नेचर है, फंडामेंटल नेचर है, मौलिक जो नेचर है सोसाइटी, वो कैसा है ना? अभी हम पढ़ेंगे इसको, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कैसा नेचर है हमारी सोसाइटी का। A country is usually made up of different communities। देखो, अलग अलग कम्युनिटीज हैं और अलग अलग बिलीव्स होते हैं, उनके अलग अलग उनकी मान्यताएं होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो सब एक ही इशू पे एग्री कर जाए। तो ये जो संविधान है, ये मदद करता है हमें एक सेट ऑफ रूल्स को बनाने के लिए और प्रिंसिपल्स को,
जो अलाउ करता है that all the person in a country can agree upon as the basic of the way in which they want the country to be governed. क्या मतलब समझ आया? अलग अलग कम्युनिटीज है, सब एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, तो यार वो जरूरी थोड़ी ना कि वो एक ही चीज पे सहमति हो सके। तो जो संविधान है ये यहाँ पे हमें बचाता है, हेल्प करता है। अ सेट ऑफ रूल्स एंड अ प्रिंसिपल, एक सेट नियमों का सेट बनाता है, एक प्रिंसिपल्स बनाता है कि जितने भी पर्सन है ना कंट्री में, सब उस पर एग्री होंगे, और वो बेसिक वे होगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करा जाएगा, चलाया जाएगा कंट्री को। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जरूरी नहीं इसमें किस प्रकार की सरकार हो वही लिखा हो, बट ऑल्सो एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, कुछ ऐसे उद्देश्यों के बारे में भी है जो बिलीव करते हैं कि सारे कंट्री वासियों को अपहोल्ड, मतलब उनके ऊपर पालन करना चाहिए। आप देखते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट अ कंट्री हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी डेमोक्रेटिक। तो ये हम नेपाल के उदाहरण से देखते हैं। नेपाल में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ डेमोक्रेसी के लिए। स्ट्रगल स्टार्ट होता है 1990 के लिए, वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है 12 साल के बाद, 2002 में। 2002 में किंग ज्ञानेंद्र आता है, साइटिंग द मोस्ट अपराइजिंग, दंगे होते हैं मोस्ट के कंट्री में, एज इज रीगन। तो उसका यूज करके वो बिगेन करता है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट विद द आर्मी, तो उनको दबाता है और उनकी मदद से, वो आर्मी की रेजिस्टेंस की मदद से सरकार में आ जाता है, और फरवरी 2005 में वो राजा बन जाता है। तो 2005 में जो मॉइस्ट होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, टू साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट, 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट बनाने के लिए। दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू लार्जर पब्लिक एंड इमीडिएट रिटर्न टू, तो ये लगता है कि जो 12 पॉइंट का ये जो एग्रीमेंट है ये अब हमें डेमोक्रेसी और लोकतंत्रता और शांति प्रदान करेगा। बट 2006 में दोबारा पीपल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उनको लगा कि यार ये तो राजा के पास सारी आखिरी ताकत है, तो जितनी भी ताकत है राजा के पास है। तो उन्होंने मना करा कि बोले यार ये जो स्मॉल कंसेशन आपने बनाया है इसके साथ हम सहमत नहीं है। तो किंग रिजॉर्ट थर्ड पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट आता है और पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं कि तुम सरकार बनाओ। तो 2008 में नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की, राजा के हटा के डेमोक्रेट हो जाती है कंट्री। तो जो अबव है, तो अब लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस थ्रू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल में ऐसा हुआ, इसको हम देखते और समझते हैं, है ना। नेपाल का बॉर्डर इंडिया के नॉर्थ में है। नेपाल पहले मोनार्क था, एक राजा के द्वारा चलाया गया देश था। तो जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का जो कि 1990 में हुआ, वो रिफ्लेक्ट करता था that जो फाइनल अथॉरिटी है ना, जो अंतिम निर्णय करने की पावर है वो राजा के पास है। मतलब राजा ही अभी भी शक्तिशाली है, लोग बागों के पास वो ताकत नहीं है। तो पीपल का मूवमेंट स्टार्ट होता है नेपाल में, और वो लड़ते हैं कई डिकेड्स तक, कई सालों तक, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का स्थापन करने के लिए। 2006 में वो फाइनली सक्सीड होते हैं और पावर, और जो राजा की पावर को एंड कर देते हैं। अब क्या, अब चुनौती आती है कि यार एक अब हमें नया संविधान लिखना पड़ेगा एज अ, क्योंकि अब नेपाल डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के लिए तो नया तरीके का कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो उनके सामने चुनौती है कि अब हमें नया संविधान बनाना है। द रीजन दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव फॉट फॉर। वो जो पहले 12 पॉइंट एग्रीमेंट बनाया गया था उसके साथ इसलिए लागू नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके साथ एग्री नहीं थे, क्योंकि जो लोगों का उद्देश्य था, जो नेपाल चाहते थे लोग बाग कि नेपाल ऐसा हो, वो उसके साथ सहमत नहीं थे। मतलब वो उसके साथ अलग था, मतलब जो नेपाल के लोग चाहते थे जैसे नेपाल होना चाहिए वैसा ना होके
उसके रूल्स अलग थे। जैसे कि गेम, फुटबॉल के गेम में होता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बदल देते हैं तो पूरा गेम बदल जाता है ना। तो नेपाल भी अब मोनार्क से डेमोक्रेसी की तरफ आ रहा था, तो इसलिए उनको चेंज की जरूरत थी, को अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं इन ऑर्डर टू एक नई सोसाइटी को जन्मा एक नई सोसाइटी को बना सके। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री इन 2015। 2015 में उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। द कैप्शन alongside elaborate नेपाल स्ट्रगल फॉर द, हमने पढ़ा भी। तो बच्चों ये कमेंट बॉक्स में बताओ, अपने अपने आप टीच मेरे से डिस्कस कर सकते हो, टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। और एक क्या आप ऐसा कोई एक एग्जांपल बता सकते हो अपनी डेली की लाइफ से कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है क्या। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल ऑफ नेपाल वांट्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो पीपल है नेपाल के उनको नए संविधान की क्यों जरूरत थी। ये दो सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है फंक्शन, पर्पस क्या है संविधान का। टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि नेचर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए कंट्री का वो डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय किंग। नेपाल में पहले बताया था कि जो कंट्री है वो राजा के द्वारा रूल करी जाएगी और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब चेंज हो रहा है तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। In country, they have adopted a democratic form of government or polity. The constitution play a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within the society. तो जो संविधान है वो मदद करेगा कि डिसीजन बनाने में कि जो हमारे समाज में डिसीजन बनाएगा कौन। तो इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट वो अपनी एक्सरसाइज कर सके पावर को रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे हमारी दी हुई पावर को वो एक्सरसाइज कर सके रिस्पॉन्सिबली। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। और क्या कर रहा है संविधान, हमें बचा रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है इससे कि जो लीडर है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना करे, है ना। अभी इसकी इस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को एक स्टोरी बोर्ड के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या है कि सुरेश जो है वो क्लास मॉनिटर है, वो बुल्ली है, ताकतवर है, बॉडी उसकी अच्छी है, क्लासमेट के साथ वो ज़्यादा मिला जुला नहीं है और लोग बाग जो क्लासमेट्स है उसको पसंद नहीं करते। तो मिसिज राव क्लास टीचर को जाना पड़ता है किसी अर्जेंट काम के तहत। तो सुरेश को बोलते हैं कि तू क्लास को संभाल। तो सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, अनिल को पिक करता है, पिकिंग ऑन अनिल। तो फिर वो अनिल की तरफ, अनिल चुपचाप यहाँ काम कर रहा है, अनिल को बोलता है टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट टू यू मिसेज राव, मैं तुम्हें आज मिसेज राव के सामने तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। तो अनिल बोलता है कि यार मैंने करा क्या है। इतने में मैम आ जाती है क्लास में। तो मैम को बोलता है मैम जब आप नहीं थे ना तो अनिल बहुत लाउडली डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को और वो मेरी सुन भी नहीं रहा था। तो मैम अब अनिल के पास जाती है और बोलती है अनिल को कि बेटा आपको आज स्कूल रुकना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर, सो वरी। अनिल बोलता है पर मैम मैंने तो आज कुछ भी नहीं करा है ना। अभी इस चीज से देखते हैं, इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर। कैसे जो क्लास मॉनिटर हो कैसे अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज, अभी हमारे पास तीन सिचुएशन है, तो कब कैसे एक मिनिस्टर अपनी पावर को मिसयूज करता है इसके बारे में आप बताइए। रिफ्यूज करता है सेंक्शन प्रोजेक्ट को जो कि टेक्निकली रीजन है। थ्रेटन के लिए पड़ोसियों को अपने सिक्योरिटी स्टाफ को भेजता है। कॉल अप करता है पुलिस स्टेशन को, बोलता है कि रजिस्टर ना करे कंप्लेन क्योंकि वो उसके रिलेटिव्स है। तो आप बताओ कैसे एक मिनिस्टर अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। In a democratic society, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leader. होता है ना संविधान lays down that guard against the, हमारे मदद करता है संविधान, गार्ड करता है, हमें बचाव करता है कि जो हमारी पावर अथॉरिटी है वो मिसयूज ना करे अपनी पावर का। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in the chapter, many of these laws are contained in the section of फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं
डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑफ दलित व राइटर? हमने क्लास 7 बुक में एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, जो कि बच्चा दलित था, उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन करा गया था। क्लास के बाहर बिठा दिया गया था उसको, और उसको फिर क्लास के बाहर के बाद उसको बोला कि अब ग्राउंड की सफाई करिए, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करा गया। तो अब हमारे संविधान में इसके रिगार्डिंग भी है, ये हमारी गारंटी करता है हमारा संविधान हमें, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार सबको, टू ऑल पर्सन, और नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। कब? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, जेंडर के ग्राउंड पे और प्लेस ऑफ बर्थ के। द राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people. जो डोमिनेंस है, जैसे मेजोरिटी माइनॉरिटी पे ज़्यादा अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ये कुछ स्टोरी बोर्ड से देखते हैं। गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो लड़के बोलते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां बोलते हैं नहीं यार आज बास्केटबॉल खेलते हैं चेंज के लिए। तो टीचर डिसाइड करती है और इशारे से बोलते हैं कि तुम बैट बॉल खेल लो। लड़के बोलते हैं ही वी हैव वॉन। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, क्लास में ज्यादा लड़की हैं, तो जो टीचर है, we have always have to do what the boys want because they are in majority। हमेशा हमें वही करना पड़ता है जो कि बॉयज बोलते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में। तो मैम को किसी दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए जिससे कि हमारी भी इच्छाओं का पूर्ण हो। तो इस स्टोरी बोर्ड के आप कमेंट में बताओ कि कौन है माइनॉरिटी में और कैसे वो माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेट डोमिनेट हो रही है मेजोरिटी के डिसीजन से। ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन है ना हमारे समाज में ना हो आए, इसलिए हमें कैसी कि जहाँ पे मेजोरिटी कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन डेट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, कि मेजोरिटी का तत्व ऐसा एनफोर्स करे अपने डिसीजन को जो कि माइनॉरिटी को तो अलग कर दे और उनके अगेंस्ट भी हो। तो जैसे कि हमने स्टोरी बोर्ड में देखा, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेन करता है रूल्स जो इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। जो मेजोरिटी के पास जो अथॉरिटी है वो माइनॉरिटी के पास भी होगी, उनको उससे अलग नहीं करा जाएगा। तो एक और रीजन है हमारे पास हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस ट्रिनिटी और डोमिनेंस बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, कि मेजोरिटी का माइनॉरिटी पर डोमिनेंस ना हो, इसलिए भी हमें अपनी ये चाहिए। अब ये डोमिनेंस है ना, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी हो सकता है और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन भी हो सकता है। इंटर माने कि एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस, और इंट्रा माने कि सेम कम्युनिटी में अपने अंदर के जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के बीच में डोमिनेंस। तो ऐसा भी हो सकता है। और जो थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन है ना कि हमें संविधान की क्यों जरूरत है, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हम अपने आप को बचा सके अपने आप से। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, but what it meant by this is that we might at times feel strong about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help guard against us। और हमें संविधान बचाता है। हमें कई बार लगता है कि जो इशू है ना वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं लार्जर इंटरेस्ट के, बट संविधान हमें बचाता है कि यार हम ऐसी सिचुएशन से बच सके। स्टोरी बोर्ड से पढ़ते हैं, सपना में एक फिक्स में मतलब एक दुविधा में है, उसको एक डिसीजन बनाना है। यार मेरे 2 चैप्टर है जो कि मेरे को रिवाइज करने हैं कल टेस्ट के लिए, बट अभी मेरा समय फेवरेट टीवी प्रोग्राम का भी है और मेरे को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। बट अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा जो रिवीजन है वो फिनिश नहीं हो पाएगा। तो शबनम वाई, फिर शबनम की मम्मी पूछते कि तुम इतनी वरीड क्यों, इतनी चिंतित क्यों हो? तो बोलते हैं कि मेरे को टीवी देखना है बट मेरा कल टेस्ट है। इफ़ यू ऑल, अगर तुम सब टीवी देखोगे तो मेरा भी मन करेगा टीवी देखने का। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आज कोई भी टीवी ना देखे, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, जब मेरी इच्छा भी नहीं होगी। तो उसके फादर पेरेंट्स मेजोरिटी में, बट इसके इंटरेस्ट के लिए वो अपना लार्जर इंटरेस्ट बंद कर देंगे टीवी को, इसको पढ़ने के लिए देंगे। तो
तो जब एग्जाम में बैठी है तो यार इट्स अ गुड थिंग डेट मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आखिरी के दो चैप्टर में से ही है। तो देखो, why was Shabnam happy that she had not watched टीवी and what would have done in a similar situation? आप बताइए कि अगर आप शबनम की जगह होते तो आप क्या करते, और शबनम क्यों हैप्पी थी कि उसने टीवी नहीं देखा? जवाब कमेंट बॉक्स में देके बताइए मेरे को। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on a larger principle that the country believes in। इसलिए जो संविधान है ना वो हमें बचाता है, क्या कि कोई ऐसा निर्णय ना हो जाए जिससे कि बड़े तत्व को एडवर्स इफेक्ट हुए और प्रिंसिपल्स को इफेक्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics have become so acrimonious कि यार हमें ना एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम अपने डिक्टेटर को चेंज कर लें, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करके डिक्टेटरशिप लगा लें। बट उन्हें पता नहीं है कि डिक्टोरियल रूल लंबे समय में बहुत खतरनाक और सबके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो अलाउ नहीं करता कि ये जो उत्तेजनाएं उठती है उसको चेंज कर दे बेसिक स्ट्रक्चर को। इट डज नॉट अलाउ फॉर इजी थ्रो ऑफ द प्रोविजन दैट गारंटी राइट्स ऑफ अ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। इतनी आसानी से हम इजीली ओवरथ्रो नहीं कर सकते जो संविधान में लिखा हुआ प्रोविजन है और जो प्रोटेक्ट करते और राइट देते सिटीजन को। तो हमें पता चला कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते सोसाइटी में। तो हमें यहाँ भी हमने इतना ऊपर पढ़ा तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्ले करता है रोल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो बच्चों आज हम यहीं तक देखते हैं, फिर आगे कल करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, अगर नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो आप अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में इसको शेयर भी कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप सब ऐसे ही स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मुस्कुराते रहे और अच्छे से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।